सर प्रीलिम्स और मेंस में जीएस के पेपर में क्या कुछ खास डिफरेंस वगैरह रहता है या लगभग सेम ही रहते हैं दोनों पेपर्स? सर इकोनॉमी में क्या ट्रेडिशनल या जो स्टैटिक इकोनॉमी है वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या करंट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं? तो मेंस के एग्जाम में हमने ये देखा है कि पॉलिटी का कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, चाहे वो पीसीएसजे हो और चाहे वो एपीओ हो, लेकिन इसमें भी फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया। सर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लॉ के बच्चे होते हैं हमारे, स्पेशली इंटीग्रेटेड लॉ के या 3 इयर्स लॉ के, तो इन्हें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटी का बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है। लॉ के पेपर की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पोर्शन ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं कि जीएस में चाहे करंट का हो चाहे जो भी क्वेश्चंस आए वो रिपीटेड क्वेश्चन ना के बराबर हैं। तो क्या ऐसे में बच्चों को प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया हमारे पिछले 2 वीडियोस पर, उसको काफ़ी लाइक्स, काफ़ी कमेंट्स, और हमारे कई मित्रों ने पूछा कि वैकेंसीज कब आ रही हैं, लॉ की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो ये जो हमारी सीरीज़ है पीसीएसजे वैकेंसी 2022 की, आज हमारी पूरी टीम, हमारे लॉ के एक्सपर्ट अमित सर, हमारी जीएस की पूरी टीम, दीपक सर, और जैसा कि मेरे बारे में आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम, मैं अपना परिचय बार बार नहीं दोहराऊंगा। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जो लॉ का तो डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टीपीए। अब आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि आखिर जो हमारी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कुल आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 450 अंकों की है, जिसमें 150 मार्क्स का जनरल स्टडीज आता है। और जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे अमित सर और दीपक सर इकट्ठा हुए हैं। सर, तो आखिर कौन सी रणनीति को हमें अपनाना चाहिए जनरल स्टडीज़ की? देखिए, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है तो उसमें पहली बात तो तय नहीं है। जुडिशरी में अगर हम बात करें कि जैसा हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है, बाकी सर बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि जितना जीएस के पेपर्स पर सर की एनालिसिस रही उतना मैंने तो एनालिसिस नहीं किया है। लॉ में तो खैर मेरा काफ़ी मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है या मेरा जो मानना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस फिक्स नहीं हैं। कभी हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिस्ट्री में भी कभी एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाते हैं, कभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल इन सब चीज़ों के लिए हम दीपक सर से ये जानना चाहेंगे कि क्या इसी तरीके का पैटर्न है या क्वेश्चंस कुछ फिक्स रहते हैं? धन्यवाद अमित सर। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए लोग हैं और जो ये वीडियोस मेरा देख रहे हैं वीडियो, उन सभी का बहुत स्वागत है वैट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सर ने कहा, सिलेबस आप सभी लोग देख चुके होंगे, क्योंकि एक अवेयर स्टूडेंट की सबसे पहली निशानी यही है कि वो सिलेबस देखता है। तो सिलेबस पर चर्चा ना करते हुए मैं आपको उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताऊं कि किन एरिया को हमें टारगेट करना चाहिए। जैसा सर ने कहा कि ये कई बार आप देखते हैं एग्जाम के दौरान कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज को कभी प्रमोट कर देता है, कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, कभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या एक ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए जीएस में जिससे कि एग्जाम में जो भी जो है अप एंड डाउन हो, भले ही वो किसी विषय को वेटेज दे दें, हमारे प्रीलिम्स पर कोई असर नहीं पड़े, हम उसको क्वालिफाई कर लें, हमें कोई दिक्कत ना हो और हमें जितना कट ऑफ मार्क्स चाहिए वो हमको मिल जाए। क्योंकि लॉ के स्टूडेंट बेसिकली लॉ ही इतना बड़ा विषय है जिस पर फोकस करते हैं और जीएस को थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं, और स्वाभाविक भी है। ये नेचुरल है कि ऐसा होना है, ये होता है क्योंकि बड़ा विषय उस पर फोकस करना रहता है। मेंस में भी वो बड़ा रोल प्ले कर रहा, लेकिन बात वही है कि रहीमन देख बड़े इनको लग न दीजिए डार, जहाँ काम आओ सुई काह करे तलवार। ठीक है, तो जहाँ सुई की उपयोगिता वहाँ तलवार क्या करेगी, क्योंकि प्रीलिम्स में आपकी मेरिट उससे बननी है। तो हमें उतना आना चाहिए जो हमारे प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। अब मैं आता हूँ विषय पर, और एक एक विषय को लेकर के थोड़ा सा चलें और एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो एज यूजुअल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रोल तो हमेशा रहा, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी स्पेसिफिक अगर हम करें तो 1857 के बाद जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट है वो एवरग्रीन है। लेकिन 2018 से 16 और 18 के पेपर में आप ये डिफरेंस देखेंगे, 18 के पेपर में आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया गया। इसके बाद जो एपीओ का एग्जाम अभी हुआ उसमें भी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया गया।
अब हो क्या रहा है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का रोल उन्होंने बढ़ा दिया है पहले की तुलना में। तो पढ़ते समय हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पॉलिटिकल हिस्ट्री के बजाय थोड़ा सा फोकस हमें चेंज करना होगा। कहाँ ले जाना होगा? आर्ट एंड कल्चर पर। जैसे स्तूपा हैं, टेम्पल्स हैं, स्कल्पचर हैं, मूर्तियां हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं फोर्ट्स वगैरह हैं, किले हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पर फोकस करना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा। अगर हम इनको करते हैं, टारगेट करते हैं, तो हम अच्छा क्वेश्चन पा सकते हैं। जैसे भक्ति मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो वो एरिया हमको कवर करना है हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री में जो आपका फोकस एरिया होना चाहिए वो नेशनल मूवमेंट का एरिया होना चाहिए, और खास और उसके साथ आर्ट एंड कल्चर का एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के ले करके मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक करके अगर हम चलेंगे तो हमारा फोकस बढ़िया रहेगा और हम जो रिजल्ट चाहिए हमें वो आसानी से मिल जाएगा। अब बताने के लिए तो विषय पर बहुत सारी विस्तार से चीज़ें की जा सकती हैं कि आपने मेडुअल तो छोड़ ही दिया, ओवरलुक नहीं है। मैंने फोर्ट्स की बात की, किलों की बात की, मतलब मेडुअल आर्ट एंड कल्चर की भी बात मैंने की। लिटरेचर से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इस पर फोकस करना रहेगा हमको। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी पार्ट है। अब इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो एक फोकस एरिया इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, आर्थिक भूगोल का है, जिसमें मिनरल्स पर क्वेश्चन, प्रोडक्शन पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह पर क्वेश्चन, रेलवे जोन्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ अब ट्रेंड में एक और चीज दिखाई दे रही, जो लैंडफॉर्म से स्थलाकृतियां हैं। स्पेसिफिक मैं कर रहा हूं, लैंडफॉर्म से स्थलाकृतियां जो हैं, जैसे माउंटेन से संबंधित, रिवर से संबंधित, उन पर भी कुछ एक क्वेश्चन आपके आने लगे हैं। जैसे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये हमें फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ साथ हमें इन एरियाज को भी टारगेट करना पड़ेगा, जो फिजिकल ज्योग्राफी का एक पोर्शन होता है। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में बहुत कुछ आपसे नहीं आता, और जो एरिया आता है या तो करंट से क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। 4 से 5 चैप्टर हैं, अगर आप उनको टारगेट कर लीजिए तो वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे आप नेशनल इनकम का चैप्टर, राष्ट्रीय आय का, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या है, ठीक है, इनको आप फोकस करिए। पर कैपिटा इनकम क्या है, और इससे डेटा बेस क्वेश्चन आएगा तो करंट से आएगा, और फंडामेंटल भी आपसे पूछा जाता है कि जीएनपी क्या होता है, तो फॉर्मूला वगैरह कई बार दे देते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्लानिंग, योजना। वहां से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। लेटेस्ट में आपसे योजना कोई लॉन्च की गई उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जो योजनाएं 12 5 ईयर प्लान तक रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसका मॉडल पूछ लेते हैं कई बार, किस मॉडल पर आधारित रहा, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसके अलावा मैं बात अगर आपसे करूं तो आपका इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का चैप्टर हो गया। बजट है जिसमें करंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब स्टैटिक क्या इकोनॉमी में आता है, इसको जरा समझिए आप, जो आपसे एक्चुअल में पूछा जाता है। जैसे आपसे कमिटीज पूछी जाती हैं, इंडस्ट्रीज को लेकर के कमेटी, पेट्रोलियम को लेकर के, बैंकिंग के संबंध में कौन सी कमेटी बनाई गई, तो यहां पर थोड़ा सा बैंकिंग को जान लेना, उनकी कमेटीज को जान लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो फंडामेंटल में अगर आप इतना जानते हैं और करंट से आप अपडेटेड हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पर फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना क्वेश्चन आप आसानी से इन्हीं 4-5 चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं, ठीक है, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक के पोर्शन में टेक वाले पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, साइंस का पोर्शन थोड़ा सा कम है। टेक वाले पोर्शन का मतलब आप समझिए, जैसे सर स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, जैसे वॉरशिप्स वगैरह हैं, इन पर क्वेश्चन आ जाता है। और इस तरीके के क्वेश्चन, सबमरीन, पनडुब्बियों वगैरह पर क्वेश्चन, सैटेलाइट अभी लॉन्च हुआ, उन पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस एरिया को हमें फोकस करना है। अब इन सभी के साथ साथ जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, इसमें सारी चीजें समाहित है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में आपको मैंने बताया टेम्पल कब बना, किसने बनवाया, क्या खास बात है, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन। यहां पर नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। दिवस हो गए, डेट्स हो गए, किस डेट पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, या नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, तो ये दिवस मनाए जाते हैं। अब देखिए हम करंट से इसको कैसे अपडेट करें, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए नेशनल यूथ डे जो है, आपने पढ़ा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मनाया गया। अब हमें करना क्या है, ये जरूरी नहीं कि वो दिवस वहीं से पूछे, वो ये पूछ सकता है इस वर्ष की थीम क्या थी, थीम करंट पर बेस हो गई। तो आपको जब पढ़ना है इन दिवसों को, जितने भी पढ़ाए जाएंगे क्लास में, तो उनको करंट के साथ अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे आपको कुछ और मैटर पढ़ने की जरूरत अलग से ना रहे। तो स्टैटिक फॉर्म में जो जीके है उसको हम लोग प्रॉपर कवर करेंगे। जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर, उनको कवर करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को कवर करेंगे, वर्ल्ड बैंक है, IMF हो गया आपका, UNEP हो गया, और IAEA हो गया, जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और फिर करंट अफेयर्स का तो रोल रहता ही रहता है। तो अगर हम स्पेसिफिक करके इन एरियाज को टारगेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि सर अच्छा स्कोर स्टूडेंट कर सकते हैं।
सर इकोनॉमी में क्या ट्रेडिशनल या जो स्टैटिक इकोनॉमी है वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या करंट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं? इकोनॉमी में एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमी में बैलेंस इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक क्वेश्चन करंट बेस्ड रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटाबेस क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा जाता, इनके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जैसा यूपी पीसीएस के अंदर या और दूसरे एग्जाम से पूछते हैं वो नहीं करते हैं। हाँ, स्टैटिक से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जैसे कमिटीज़ वगैरह आपको 100% मिलेगी ही, और आप एग्जाम को उठा करके देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर बैलेंस करते हैं वो दोनों के बीच में। अब आप उसे करंट का पार्ट मान लीजिए, इकोनॉमी का पार्ट मान लीजिए, दोनों ही चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। सर प्रीलिम्स और मेंस में जीएस के पेपर में क्या कुछ खास डिफरेंस वगैरह रहता है या लगभग सेम ही रहते हैं दोनों पेपर्स? देखिए, इन जनरल अगर आप बात करें तो प्रीलिम्स को अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है तो मेंस कवर हो जाता है। यहाँ जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में मैंने आपको बताया कि मेंस के दौरान ये लोग जिन चीज़ों का मैंने प्रीलिम्स में जिक्र किया उनकी थोड़ा सा डिटेल आपको जाननी होती है। एक वन लाइनर हो जाता है, एक ये हो जाता है कि थोड़ा सा हम डिटेल जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, हिस्ट्री में ही उन्होंने सारनाथ में जो आपका अशोकन पिलर है उसके बारे में पूछ लिया। अब 50 वर्ड्स उसमें आपको लिखने रहते हैं अप्रॉक्स। अब आपको लिखना है तो आपको प्रीलिम्स में क्या बताया जाएगा, वो कहाँ है, क्या है, उसकी खास बात क्या है। अभी करंट में चूंकि ये चर्चा में भी रहा, जो लॉयन कैपिटल उसका है शीर्ष पर बना हुआ, उसको लेकर के कुछ विवाद भी हुआ, तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए इस पर आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए थोड़ा सा अगर हम प्रीलिम्स के दौरान ही थोड़ा सा एनालिटिकल जो है अप्रोच रखते हैं तो अपने आप मेंस को कवर कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है सर। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में और मेंस में दोनों ही एग्ज़ाम में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जो अक्सर देखने को मिला है, बुक्स वगैरह जो है बुक्स पूछी जाती हैं। तो इसमें ट्रेडिशनल बुक्स भी पूछी जाती हैं और करंट की बुक्स वगैरह भी पूछी जाती हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी बुक्स वगैरह हैं, कौन सी बुक्स बच्चों को पढ़ना चाहिए, कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मतलब किस तरीके से पता लगेगा कि हमें किन बुक पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए और किन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इस समय आपके जो ट्रेंड में है उसमें जैसा सर ने कहा कि एंशियंट से जो है प्राचीन भारत के इतिहास से जो है बुक्स आपसे पूछी जा रही हैं, और इसमें जब आप क्लास करेंगे तो मैं बहुत स्पेसिफिक तरीके से आपको लिखाऊंगा कोड करते हुए कि बाकायदा कहाँ से आप देखिए बुक्स मिल सकती हैं। क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए थोड़ा सा ये 700 to 1206 वो राजपूत काल जिसको आप कहते हैं, सामंतवाद का पीरियड जो कहते हैं, उससे आपको बुक्स वगैरह उठा सकते हैं। तो ऐसी किताबों को हम लोग अपने नोट्स का हिस्सा बनाएंगे और उनको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे तो कवर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत और मुगल के अंदर जो बुक्स हैं उनमें बहुत लिमिटेड बुक्स हैं जिनको बार बार पूछा जाता है, जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसी बुक्स का भी हम लोग चार्ट आउट करेंगे, और ये चार्ट इतना बड़ा नहीं होगा कि जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो या समझने में दिक्कत हो। मॉडर्न से बुक्स नहीं पूछी जाती, न्यूज़पेपर या मैगजीन पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या पर्सनैलिटी से संबंधित बुक्स पूछी जाती है। तो वो नेशनल मूवमेंट जब हम लोग कवर करेंगे तो सपोज करिए बाल गंगाधर तिलक का नाम आ गया, लाला लाजपत राय का नाम आ गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी आ गई, तो वहीं पर हम उनके संबंधित बुक्स वगैरह लिख लेंगे तो हमारा जो है नोट्स का ही हिस्सा बन जाएगा। तो अलग से आपको उस पर फोकस नहीं करना। बाकी करंट में जो बुक्स हाईलाइट हैं, जो चर्चा में हैं, उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम लोग करंट में तो पढ़ते ही रहते हैं। आप भी पढ़ ही रहे होंगे करंट अफेयर्स, और नहीं पढ़ रहे तो क्लास नोट्स में हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो दीपक सर ने जीएस के पेपर में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिटी का कौन सा एरिया इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए स्टूडेंट को, और किस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो हमारा प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि जनरली हमने देखा है या जो हमारा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है तो मेंस के एग्ज़ाम में हमने ये देखा है कि पॉलिटी का कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, चाहे वो पीसीएसजे हो और चाहे वो एपीओ हो, लेकिन इसमें भी फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया। तो कौन से एरियाज़ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पॉलिटी में कि पीसीएसजे हमारा प्रीलिम्स भी अच्छा हो और मेंस भी अच्छा हो जाए? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लॉ के बच्चे होते हैं हमारे, स्पेशली इंटीग्रेटेड लॉ के या 3 इयर्स लॉ के, तो इन्हें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ते हैं। फिर जब आप लॉ के सिलेबस को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक कंपलसरी पेपर रहता है, संवैधानिक विधि, और आप जब जीएस में आते हैं तो भी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटी का बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीमित रहता है प्रोविजंस और केस लॉज तक, और जब हम पॉलिटी में आते हैं तो जो भी उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो भी उसके रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ तक हमें पढ़ना होता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक एरियाज पे जाऊँ टू द पॉइंट एकदम प्रीलिम्स की, तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना, प्रीएम्बल, उसके बाद हम बात करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और अगर नागरिकता जो कि संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है,
उसमें जैसे कि इस समय चर्चा में आपने देखा लंबे समय से एनआरसी, सीएए, पीआईओ, आपका एनआरआई ऐसे मामले चल रहे हैं, या प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, तो जो आपके करंट में भी कवर होता है और उसकी उत्पत्ति पॉलिटी से हुई है, तो आपको इन एरियाज को जरूर देखना है। और यहाँ पे फिर जैसा सर ने बताया था कि जैसे इकोनॉमी में हमें थोड़ा सा एनालिटिकल होने की जरूरत है, तो यहीं पॉलिटी में भी हमें कंसेप्ट, स्टैटिक और करंट के बीच एक संतुलन साधने की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से जब आप निरंतर कक्षाएं करते हैं और जो हमारे छात्र हमसे लगातार पढ़ते रहते हैं, तो ऑलरेडी हम अपने क्लासेस में इन चीज़ों को बताते हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ें तो मौलिक अधिकार बहुत मैंडेटरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज से सवाल आते हैं, चूंकि अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों का भी पालन होना चाहिए, अभी 3 दिन पहले ये अखबार में था, तो जाहिर सी बात है ये सवाल बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए, कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए, कब जोड़े गए, तो और कितने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं। और उसके बाद हम बात करें तो संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके क्या काम होते हैं, कैसे चुनाव होता है, तो इस तरीके से संघ राज्य संबंध, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, और ऐसे ये चुनिंदा 6 से 7 विषय हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब हम बात करते हैं तो जो कि करंट अफेयर्स की, तो इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी, जो भी हमारी लीगल पर्सनालिटीज़ अभी चर्चा में रही, वो लॉ मिनिस्टर हैं, वो चाहे हमारे, हमने देखा जो नए कमीशंस फॉर्म हुए हों, और इस बीच देखिए हाँ सीजीआई बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, आपने देखा कि अभी जो हिजाब का फैसला आया वो 3:2 में रहा, तो जो लीगल जीएस का पोर्शन है उसको भी हम पॉलिटी से कवर करने की कोशिश कर सकते हैं अगर सही दिशा में हमने प्रयास किया है तो। और अंत में बस मैं ये कहूँगा कि जो एब्रिविएशंस हैं आपके, जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं इस समय चर्चा में रहे हों, या अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस का जो पेपर आता है उसमें चर्चा में रहे हों, तो I2U2 है, क्वाड है, आपका सार्क है, G7 है, G20 है, तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, एब्रिविएशंस में आपके कहीं भी कोई भी अंक नहीं कट सकते। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, इसके अलावा में इमरजेंसी वगैरह हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमेंडमेंट हो गया, क्या पॉलिटी में इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, या यही एरिया पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है? जहाँ तक पॉलिटी की बात है तो जैसा मैंने कहा, ये एरियाज इमरजेंसी पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, इंटर स्टेट रिलेशंस, यूनियन स्टेट, नए कमीशंस, ये हैं। इनमें बस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हों, जैसे अभी आपने देखा कि इस बार प्रधानमंत्री ने अमृत काल में जब देश आज़ादी के उसमें प्रवेश किया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को हम विभाजन विस्मृतिका दिवस मनाएंगे, विभाजिका दिवस मनाएंगे। तो इसको ये पॉलिटी का सवाल बन सकता है, किस उपलक्ष्य में हुआ। उसके बाद इसमें से सवाल कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं, ये सवाल बन सकता है। तो जहाँ तक अगर आप इन एरियाज को कवर करते हैं तो मेरे विचार से नए अपॉइंटमेंट्स जो हुए, अभी आपने देखा नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हुई, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति हुई, उससे संबंधित राज्य में जो पद होता है एडवोकेट जनरल का, उसकी नियुक्ति कौन करता है। आपने देखा अभी हमारे यहाँ जो नई नियुक्ति मानवाधिकार आयोग में हुई, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन HSRC में क्या फ़र्क हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे अपॉइंटमेंट्स को हमको देखना है इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ। और जब हम इनकी नियुक्ति, इनके पोलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है, जबकि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को कई मायनों में ओवरलैप करती हुई चलती है, उसके साथ चलती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे जानना चाहेंगे हम कि साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों एरियाज़ में से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या तीनों का जो पार्टिसिपेशन रहता है वो इक्वल रहता है, या ऊपर नीचे होते रहते हैं? अगर साइंस की बेसिकली हम लोग बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रोल थोड़ा सा कम रहता है। बायोलॉजी का पोर्शन भी यहाँ पर कम है, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है अब वो ऐड होकर के क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा रहा है। पहले ये ट्रेडिशन था कि वहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस तरीके के पूछे जाते थे, लेकिन अभी फिलहाल टेक के पोर्शन को टारगेट किया जाता है और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को मेन फोकस किया जाता है विद बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री से कोई रसायन विज्ञान से कोई प्रश्न नहीं होगा, फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 1 या 2 की रहती है और उनको बहुत लिमिटेड तरीके से भी आप कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ करके भी आप उनको चीज़ों को, जैसे मिश्र धातुएं, अलॉय वगैरह हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। फिजिक्स में जो है हीट, लाइट, साउंड
और मोशन, यही 4 चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं आपके। और बायोलॉजी का पोर्शन है, इस पोर्शन में आपका ऑर्गन्स जो आपके हैं, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो है नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह के बारे में। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जो पहले पूछी जा चुकी हैं, इनको आप प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो आप उनको प्रीवियस ईयर पेपर को टारगेट करिए, उनके आधार पर लीजिए, या जो आपके पास बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं अगर आप उनको भी पढ़ते हैं तो वहाँ से कवर होगा। लेकिन टेक का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करंट बेस्ड हो जाता है, यहाँ पर आपको अपडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गए कोच्चि में, उन्होंने एक शिप का अनावरण किया, ठीक है, युद्धपोत है, वॉरशिप है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च हुआ, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब सैटेलाइट लॉन्च होने पर हो सकता है फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन बना दें कि आपसे पूछ दें इसके वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे वो सरफेस को पार कर जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है। और जो मैंने कहा था स्टैटिक जीके में, पहले भी कहा था सर आर्ट एंड कल्चर को, तो उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ कि इससे पहले जो आया था क्वेश्चन, उन्होंने स्तूपों में एक जो है एक उसका एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है हर्मिका, ये पूछा था। ये जे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उसमें जे के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि हर्मिका जो है उसका संबंध किससे है, टेम्पल से है, स्तूप से है, इस तरीके का क्वेश्चन। और अभी जो एपीओ का एग्जाम हुआ, ये नोट से क्वेश्चन भी था, बच्चे इस पर कुछ दे थे कि वो पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हर्बर्ट बेकर के द्वारा। तो वो क्वेश्चन भी जो है मैंने लिखा था, उस समय लिखाते समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि स्टैटिक का पोर्शन फोकस करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें बस सर मैं अंत में और ऐड करूंगा, जो आपने स्टैटिक पोर्शन की बात कही, तो अक्सर हमने जे के प्रीलिम्स में और एपीओ में देखा है कि पॉलिटी में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कमिटीज थी, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, हाँ, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गए, इमरजेंसी, तो उसमें कौन अध्यक्ष था, कौन सदस्य, तो ऐसे मैच द फॉलोइंग पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन में आपको ये जरूर तैयार करना है, कुल 17 कमिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनको जरूर बहुत अच्छे से करना है। और अगर आप रिलीजियसली जो चीज़ें आपने सुनी हैं उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता की संभावनाएं अधिकांश हो जाती हैं, और आप इस एग्जामिनेशन को, इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा की बाधा है, इसको बड़ी आसानी से। ईशान, एक चीज़ और इसमें जो रह गई, यूपी स्पेशल, हाँ, स्पेसिफिक उन्होंने स्पेसिफिक रूप से उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं। लेकिन जब आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो जब यूपी उसका पार्ट है, आपसे क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने ट्रेंड में दिखाए हैं जी। कि आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूँगा, ये जो बिंदु हमारे, क्योंकि सिलेबस का पार्ट आपके नहीं है इसलिए नहीं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस आपको अब यूपी में पूछा जा रहा है। जैसे जो आपके एक्सोसिस बन रहे हैं, आपके क्वेश्चन का बाद बुद्धा सर्किट है, राम सर्किट है, जो वृंदावन में वो बनाया जा रहा है, इस तरीके की चीजें भी आप उसे स्टैटिक जीके कहें, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कह लीजिए, यूपी स्पेशल कह लीजिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इस पर मेरा एक सवाल है आपसे सर, ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि यूपी स्पेशल बड़ा महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है, शायद साक्षात्कार में भी पूछ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। तो सर आज ही उत्तर प्रदेश का सप्लीमेंट्री बजट आया है, तो क्या राज्य का बजट पढ़ना, क्योंकि पॉलिटी में तो हमने ये समझ लिया कि कौन से अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है, बजट क्या होता है, तो क्या राज्य के बजट के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन्हें भी हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से जोड़कर देखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए, योजनाओं को ही नहीं, कुछ पर्टिकुलर डेटा, जैसे उन्होंने साइज पूछा था बजट का जी, तो हालांकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है कई बार, लेकिन बजट का साइज पूछ लेना, ग्रोथ रेट को पूछ लेना, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे आपसे, लेकिन वो इन बेसिक्स को और कौन सी योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की है, तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। बिल्कुल, इन्वेस्टर समिट होने वाली है उत्तर प्रदेश में, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, हाँ, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इनको अगर हम टॉपिक को पढ़ने के दौरान उनको ऐड ऑन करते चलेंगे तो अपने आप चीजें हो जाएंगी, उसको आपको अलग से कुछ जो है स्पेशल नहीं करने की जरूरत है, कुछ एक एरिया जिनको टारगेट करेंगे और करंट से उनको अगर आप पैचअप कर जाएंगे, जोड़ करके पढ़ेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन कवर करेंगे। सर एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपसे कि जैसे क्या होता है कि लॉ के पेपर की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पोर्शन ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ कि जीएस में चाहे करंट का हो, चाहे जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन ना के बराबर हैं। तो क्या ऐसे में बच्चों को प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका, और इस पर मेरी जो राय है वो थोड़ा सा आपको अलग सी लग सकती है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को हमें इसलिए देखना है कि भले ही क्वेश्चन रिपीट ना कर रहा हो, लेकिन जिस एरिया से क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो एरिया अभी भी इंपॉर्टेंट है।
उस एरिया से क्वेश्चन आपको मिला, क्वेश्चन भले ही नए फॉर्म में मिल रहा हो, नए रूप में मिल रहा हो। तो अगर हम उन 4 ऑप्शंस को देखते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन पर जाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसको आप जज कर सकते हैं कि इस लेवल के बाद अगला क्वेश्चन आयोग क्या पूछ सकता है। खासतौर पर ये काम एक्चुअल में तो टीचर्स का है, जो आपको मेंटरशिप करेंगे, आपकी गाइड करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो काम तो बेसिकली हम लोगों का है, लेकिन आप अगर घर पर बैठ करके पढ़ रहे हैं तो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को बेस बना करके ये देख सकते हैं कि किन किन एरिया को अब तक आयोग फोकस करता रहा है, क्योंकि उसने क्वेश्चंस के फॉर्म को बदला है सर, लेकिन एरिया जो है आर्ट एंड कल्चर का छोड़ करके बाकी उन एरिया से जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा था उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नए हैं, क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि पिछला वाला उठा करके नया क्वेश्चन रख दिया। जो 16 ईयर से पहले का जो ट्रेंड था वो अब बदलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, और आपको बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही बात आपने कही कि रिपीट क्वेश्चन की संभावना कम है। लेकिन यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन उठा करके आपसे पीसीएस के अंदर पूछ लेते हैं, ये भी एक परंपरा में रहा है। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर को अगर एनालाइज करते रहेंगे तो उससे आपका जो ग्रिप है, जो पकड़ है, रिकॉलिंग पावर है, वो एग्जाम में बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये डिस्कशन आपके लिए हितकारी होगा, आपकी प्रिपरेशन में आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। और बहुत जल्द हम और आप मिलेंगे 7 दिसंबर से, जो हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जो कि एकदम टारगेटेड बैच है यूपी जुडिशरी प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो मैं आशा करता हूं हम लोग बहुत जल्द मिलें, और इसकी कक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में मिलेंगी। आपकी क्लासेस हफ्ते में 6 दिन हैं, जिसमें हम एक बार फिर से हमारी जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है 4+1+1, जिसमें आपकी 4 दिन रेगुलर क्लासेस होंगी। हर फ्राइडे को आपका टेस्ट पेपर डिस्कशन होगा, और हर सैटरडे आपको लॉ और जीएस दोनों का फुल लेंथ टेस्ट होगा। यानी अगर आप देखें तो ओवरऑल हर महीने आप अगर बात करें तो लगभग आप 8 से 10 टेस्ट देंगे, लॉ और जनरल स्टडीज दोनों, सेक्शनल टेस्ट भी और फुल लेंथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।